हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं द नॉलेज वॉटिक्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना न भूलें। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ्स एंड लिंक्स। मेरा नाम है आमिना फतेह और आज अपन करने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आज अपन शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, बार बार पूछता है, उनको अपन लेते जाएंगे। सबसे पहला प्रियम्बल है। प्रियम्बल से हर कोई वाकिफ है। ओके, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और अगर आपने अभी अभी ही शुरू किया है तो भी आप प्रियम्बल की महत्वता को समझेंगे आगे धीरे धीरे, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। और अगर आप अच्छा खासा अपना बेस बना चुके हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रियम्बल कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रियम्बल का बेस, प्रियम्बल का मतलब क्या है? प्रियम्बल का मतलब ये है कि एज अ प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो यहाँ पे जो ऑफिशियल टेक्स्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस के अंदर कौन कौन सी? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity and to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये ऑफिशियल इसका टेक्स्ट है। ओके, इसमें से हर एक शब्द को, हर एक टर्म को अपन डिटेल में समझेंगे। तो जो ये प्रियम्बल की बात है ना, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने प्रियम्बल, वहाँ पे पहले प्रियम्बल बनाया गया, उसके बाद अपन ने इस प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है। कहाँ से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, और यहाँ पे एन ए पालकी वाला जो है, उन्होंने, वो कौन है? एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है जिन्होंने प्रियम्बल को एज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स कि एक बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि उसका एक बेस पॉइंट कैसा होना चाहिए, है ना, क्या क्या उस एक तरीका, एक स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे एक बॉडी है तो बॉडी का क्या होगा? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, राइट? तो वही स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहलाता है। ओके, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं किसके? प्रियम्बल के, वो क्या है? तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है यहाँ पे? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सोर्स जो है, क्या बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है वो क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है वो क्या है? वो कहाँ से आई है? वो आई है पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, इंडिया के लोगों से आई है कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? दूसरा इंग्रेडिएंट ये है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ओके, जिसमें क्या क्या दिया है? तो यही 5 पॉइंट दिए हुए हैं: सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ओके, तो इंडियन स्टेट का नेचर किस पे बेस्ड है? इन 5 टर्म्स पे बेस्ड है। थर्ड इंग्रेडिएंट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्स्टिट्यूशन के? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, इनको ऑब्जेक्टिव के नाम पे बोला गया है, बताया गया है। और फिर नीचे यहाँ पे क्या दी गई है? अपन को यहाँ पे डेट दी गई है अडॉप्शन की, इनेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 26 नवंबर 1949 क्या है? डेट है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं, हर एक टर्म को। सबसे पहले कीवर्ड्स से शुरू करते हैं। कीवर्ड्स क्या है? सोशलिस्ट,
सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। 3S है, D है और क्या है, R है। 3S क्या है, सोवराइन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक एंड द लास्ट वन इज रिपब्लिक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टर्म है सोवराइन। सोवराइन का क्या मतलब होता है? सोवराइन मतलब होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंसी, किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, या फिर सोवराइन का एक जो उसका एक टर्म है ना, वो उस टर्म की जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि आपके डिसीजंस आप खुद लोगे, कि कोई भी आप बाउंड नहीं हो किसी की तरफ कि वो आपके डिसीजन लेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये शब्द क्यों डाला गया है, तो ब्रिटिश की वजह से। ठीक है, जो ब्रिटिश अपना यहाँ पे था, है ना, ब्रिटिश राज था इंडिया के ऊपर, तो इसी वजह से सोवराइन शब्द को यहाँ पे डाला गया है, ये बताते हुए कि अपन अब क्या है, इंडिपेंडेंट है, अपन जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, किसी के ऊपर हेल्ड बाउंड नहीं है। ओके, या अपन कॉमनवेल्थ के उसके पार्ट हो, या अपन यूएनओ के पार्ट हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, भले ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, लेकिन अपन अपने खुद के लिए सक्षम है, खुद के डिसीजन खुद लेने के लिए सक्षम है। और एक सोवराइन स्टेट होने के लिए, यानी कि एक सोवराइन स्टेट है हम, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, सीड कर सकते हैं किसी भी टेरिटरी को, उस जो भी एक फॉरेन स्टेट है उनकी मर्जी से, या फिर जो भी एक यहाँ आपस में क्या होगी, एक कोई भी ट्रीटी वगैरह होती है या फिर कोई एग्रीमेंट वगैरह होता है उसके बेसिस पे। तो क्या है, अपन अमेरिका से पूछने नहीं जाएंगे कि क्या हम ये करें, अपन ब्रिटेन से पूछने नहीं जाएंगे कि क्या हम करें, अपन जो चाहेंगे वो हम खुद कर सकते हैं। तो खुद सक्षम होना क्या है, सोवराइनिटी है। फाइन, अगली चीज, नेक्स्ट टर्म आती है अपनी सोशलिस्ट। ओके, क्या आती है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के अंदर अपन क्या देखते हैं, सोशलिस्ट यानी कि यहाँ पे मतलब क्या है, सोशलिस्ट होना यानी अपनी एक कंट्री, इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया क्या है, इंडिया एक सोशलिस्ट बेस्ड कंट्री है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या चलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। ओके, सब साथ में रहते हैं, यहाँ पे डीपीएसपी को फॉलो किया जाता है। ओके, तो एक सोशलिस्ट पैटर्न भी है, कहीं ना कहीं वेलफेयर को भी यहाँ पे जो है अपन कंसिडर करते हैं। तो इंडिया जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे बेस्ड है। ओके, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे बेस्ड है। अब यह इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो तरीके के सोशलिज्म होते हैं, दो टाइप के सोशलिज्म होते हैं। एक होता है कम्युनलिस्ट सोशलिज्म, एक है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ओके, और इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनलिस्टिक नहीं है। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या फॉलो किया जाता है, इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज भी होती है, प्राइवेट कंपनीज भी होती है। ओके, लेकिन कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बेस्ड होता है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या देखा गया है, मिक्स्ड इकोनॉमी देखी गई है। ओके, और क्या किया गया है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं साथ में, है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो क्यों है, किस लिए बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। ओके, इग्नोरेंस को खत्म किया जा सके, डिजीज जो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको खत्म किया जा सके। इग्नोरेंस का क्या मतलब होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इग्नोरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लिटरेसी रेट है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म उसको बढ़ाएगा, पॉवर्टी को कम करेगा, डिजीज को कम करेगा, और जो अपनी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, उसको भी ये खत्म करेगा, सबको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगी। ये हो गया अपना सोशलिस्ट पार्ट। ओके, अगली टर्म है अपने पास सेक्युलर। सेक्युलर का क्या मतलब है,
सेक्युलर टर्म अपन या आजकल बहुत यूज़ करते हैं, नॉर्मली भी जो है वो यूज़ होती है क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया को क्या माना जाता है, एक सेक्युलर स्टेट माना जाता है। अब यहाँ पे सेक्युलरिटी के नाम पे अभी काफ़ी चर्चाएं क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया एक क्या है, इंडिया सेक्युलर स्टेट है, लेकिन फिर भी जो झगड़े होते हैं या फिर जो मुसलमानों को अलग करने की बात की जाती है या डिस्क्रिमिनेशन जो हमें अलग अलग यहाँ पे कम्युनिटी रिलीजन की बेस पे नज़र आता है, वो कहीं ना कहीं इस सेक्युलर पार्ट को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। क्यों करता है? क्योंकि सेक्युलरिज्म, सेक्युलर का क्या मतलब होता है, सेक्युलर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी रिलीजन की तरफ बायस्ड हैं। ये एक अनबायस्ड टर्म है जो ये बोलती है कि हर रिलीजन को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर जो हर एक रिलीजन को क्या किया गया है, एक स्पेस में, एक प्रॉपर एक ही प्लेस पे रखा गया है और इक्वल रिस्पेक्ट दी गई है। ओके, क्या मतलब है सेक्युलर का? सेक्युलर का मतलब ये है कि हर एक रिलीजन को, मुस्लिम, हिंदू, जैन, पारसी, सिख, इन सब हर एक रिलीजन को इक्वल प्लेस पे रखा गया है और इनको एक ही नज़रिए से देखा जाता है और क्या दी जाती है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। उनकी हर एक चीज़ को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। वो क्या होगा, क्या टर्म ये इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सेक्युलर। ओके, और सेक्युलरिज्म जो है, अपने यहाँ पे अपन सेक्युलर टर्म को और कहाँ एक्सप्रेस करते हैं प्रियम्बल के अलावा, तो आर्टिकल 25 to 28 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर हम उसको देखेंगे तो 25 to 28 किस पे बेस्ड है, क्या करती है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या देती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देती है। और वो ही शो करता है कि अपनी क्या है कंट्री, एक सेक्युलर स्टेट है। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास डेमोक्रेटिक। क्या है नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म है अपने पास डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक टर्म का मतलब है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक तो अपन बार बार यूज करते हैं, है ना, तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ, क्या डेमोक्रेटिक और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, क्या हम जो समझते हैं वो सेम है या कुछ अलग डिस्क्राइब करता है ये? लेट्स सी। डेमोक्रेटिक होने का मतलब क्या है कि अपन जो बचपन में पढ़ते आए हैं, अपन एक चीज़ देखी है, क्या टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं डेमोक्रेसी के लिए, फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम पावर कौन है? सुप्रीम पावर है पीपल। कौन है सुप्रीम पावर? पीपल। डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके की होती है। ओके, डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, दो तरीके की होती है। एक डायरेक्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट। ओके, आप सब जानते होंगे, अगर बेसिक अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या, कि जो पीपल है, पीपल ऑफ द स्टेट है या कंट्री के जो लोग हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वोट करते हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं। वेरएज ऑन द अदर साइड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है। ओके, क्या किया है, आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है और वो आपके पीपल यानी कि लोगों के बिहाफ में वोट करते हैं और आगे डिसीजंस लिए जाते हैं। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें कहाँ देखने को मिलती है? बिल्कुल सही जवाब, अपनी कंट्री में, है ना। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें स्विट्जरलैंड जैसी छोटी कंट्रीज वगैरह जो होती है वहाँ हमें देखने को मिलता है। वहाँ क्या होता है कि कोई भी मेजर डिसीजन है या कोई भी सपोज कुछ भी केस आया हुआ है, तो उसका मेन प्रॉपर डिसीजन पॉलिसी बेस्ड अगर कोई डिसीजन है कि हमें इस पॉलिसी को आगे प्रोसीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस पर क्या होता है, एक दिन चुनेंगे। ओके, और बूथ्स वहाँ पे जो होते हैं लगे हुए, वहाँ पे लोग जाते हैं, वोट करते हैं और लोगों के वोट पे डायरेक्टली बेस्ड होता है कि ये पॉलिसी आगे प्रोसीड होगी या नहीं होगी। ठीक है, आगे ये पॉलिसी प्रोसीड होगी या नहीं होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? लोगों पे। ठीक है, लोगों पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे
जो 4 डिवाइस है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के उनको देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसकी डिवाइसेस को अपन यहाँ पे देख लेते हैं। क्या क्या डिवाइसेस है, ये सारा सोर्स। अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो लेक्चर है ना, ये कहाँ है, कौन से सोर्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ? लक्ष्मीकांत से। ठीक है, लक्ष्मीकांत से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आप उसको रेफर करें, बिल्कुल परफेक्ट बुक है। ओके, वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, जो एज इट इज़ यूपीएससी उठाते हैं अपने पेपर में और एज इट इज़ स्टेटमेंट्स को डालते हैं। ओके, तो आप अपने आँख कान नाक सब खुले रखें और मेरी बात अच्छे से सुने। तो अपन बात क्या कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। ओके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इसके 4 डिवाइसेस हैं। फर्स्ट है रेफरेंडम, दूसरा है इनिशिएटिव, तीसरा है रिकॉल एंड चौथा है प्लेबिसाइट। ओके, क्या है? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। अब क्या है रेफरेंडम? मतलब क्या? रेफरेंडम मतलब ये कि पॉलिसी और लॉज के ऊपर तुरंत वोट कर लेना, उनको रेफरेंडम कहते हैं। इनिशिएटिव का मतलब क्या? पावर टू एक्ट, है ना, एक्शन लेने की जो पावर होती है उसको इनिशिएटिव बोलते हैं। रिकॉल का मतलब क्या? कि लोगों द्वारा ही गवर्नमेंट को डिसमिस कर देना, यानी कि वापस से बुला लेना। 5 साल का, सपोज गवर्नमेंट का 5 साल का टर्म है ना, 5 साल का यहाँ पे क्या है टर्म है गवर्नमेंट का। उससे पहले जैसे सपोज 2 साल हुए हैं गवर्नमेंट को काम करते हुए, है ना, लेकिन ये अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो 2 साल के एंड होते ही यहाँ पे क्या कर दिया जाएंगे? उसको रिकॉल कर दिया जाएगा, यानी कि उनको वापस से बुला दिया जाएगा बैक। उनकी जो पोस्ट है वो वापस बैक चली जाएगी, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉल कहते हैं। एंड प्लेबिसाइट में क्या होता है? डायरेक्ट वोटिंग। डायरेक्ट वोटिंग जो होती है हर एक चीज़ के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेबिसाइट कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट चीज़ दी हुई है अपने पास, यस। अब डेमोक्रेसी भी 2 तरीके की होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट के मैंने आपको टूल्स बता दिए। अब मैं आपको क्या बताऊंगी? अब मैं आपको इनडायरेक्ट बताऊंगी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी जो है वो 2 तरीके की होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी क्या होती है? 2 तरीके की होती है। एक होती है रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी, एक होती है एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होगा? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर होगा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, अब इसमें 2 तरीके होते हैं, 2 टाइप होता है। एक है पार्लियामेंट्री, एक है प्रेसिडेंशियल। क्या है? प्रेसिडेंशियल। आपको सब कुछ पता है ये, अगर आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अपन किस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ओके, तो अपन बात करें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, जिसमें एक सिस्टम है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो 2 तरीके की होती है, एक पार्लियामेंट्री होती है और दूसरी प्रेसिडेंशियल होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सेम सिस्टम होता है जो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपन क्या देखते हैं? अपन देखते हैं कि अपन क्या करते हैं, अपन एक पार्टी को चुनते हैं, ठीक है, वो पार्टी अपने लीडर को चुनती है। ओके, तो अपन क्या करते हैं? अपन पार्टी को नहीं, पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग जगह अलग अलग रीजन में प्रेजेंट होते हैं, उनको वोट करके चुनते हैं, फिर वो अपने लिए इनको चुनते हैं, लीडर्स को चुनते हैं। तो ये क्या है? ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा ये तो एक पॉइंट है ही उसका, बेसिक पॉइंट तो है ही उसका, ठीक है, और ये प्रेसिडेंशियल में भी होता है। लेकिन जो डिफर कर रहा है इन दोनों में, जो इन दोनों में डिफरेंशिएट बिटवीन कर रहा है, वो क्या है? वो ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही इलेक्टेड होते हैं, दोनों ही इलेक्टेड होते हैं। हेड ऑफ स्टेट किसको कहते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
ओके। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो किंग या क्वीन होगा। ओके, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, किंग या फिर क्वीन होगा। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा इलेक्टेड। ओके, हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। गॉट इट, यहां तक हमें सब क्लियर है। अब अपन जल्दी से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ओके, यहां तक जो अपन ने एक फ्लो चार्ट बनाया है उसको अपन देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल शिफ्ट द स्क्रीन। ओके, तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा, डेमोक्रेसी के अंदर अपन ने काफी कुछ देख लिया है। तो एक बार फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, डेमोक्रेटिक अपन ने सबसे पहले देखा, डेमोक्रेटिक में अपन ने देखा कि सुप्रीम पावर जो है वो किसकी होती है, पीपल की होती है। अब इसमें अपन ने दो टाइप की डेमोक्रेसी देखी, एक होती है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के टूल्स अपन ने देखे। डायरेक्ट के टूल्स क्या है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। ओके, और डायरेक्ट मतलब की है कि डायरेक्ट वोटिंग से, है ना, डायरेक्ट वोटिंग से जो है वो क्या हो जाता है, तुरंत पीपल वोट करते हैं और तुरंत फैसला लिया जाता है। और ये स्विट्जरलैंड टाइप की कंट्रीज में होता है। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट के अंदर अपन ने क्या देखा, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी, ठीक है, जो दो तरीके की होती है, एक पार्लियामेंट्री होती है, दूसरी प्रेसिडेंशियल होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, किंग और क्वीन होगा, दोनों में से कोई भी। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कौन होगा, वो होगा इलेक्टेड। यहां तक हमें सारी चीजें क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे जो प्रियम्बल के अंदर जो डेमोक्रेटिक शब्द यूज किया गया है, ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी यहाँ तक की। अब प्रियम्बल की बात करते हैं। प्रियम्बल में जो यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, डेमोक्रेटिक शब्द का, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वे में ही नहीं है, पॉलिटिकल तो है ही है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी की भी यहाँ पे बात की गई है। सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है, इसकी भी यहाँ पे बात की गई है कि लोग जो है वो बिल्कुल आज़ाद है अपने और क्या है, लोगों से चल रहा है ये सिस्टम, पीपल ऑफ इंडिया से चल रहा है। सुप्रीम पावर कौन है, लोग हैं, पीपल है। ओके, ना लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, कोई एक भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे शो करती है कि कैसे लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ओके, ये यहाँ पे डेमोक्रेसी कंप्लीट होती है। अगली टर्म है अपने पास रिपब्लिक। ओके, कीवर्ड्स में से रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक अपना लास्ट पॉइंट है। रिपब्लिक के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, रिपब्लिक जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है ना, जो अपन ऊपर देख के आए हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इसमें भी दो तरीके की रिपब्लिक सिस्टम होता है, रिपब्लिकन सिस्टम होता है। अब क्या है, मैं आपको यहाँ पे रिपब्लिक के नाम टर्म से ना बोल करके यहाँ पे वापस अपन लिखते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटी। ये चीज़ अपन ने समझ ली ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में, लेकिन वापस इसको क्लैरिटी करते हैं, यहाँ पे क्लैरिटी देते हैं। ये क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, दो तरीके की होती है। एक होती है मोनार्की यानी राजा का राज टाइप का सिस्टम, और दूसरी होती है रिपब्लिक। ओके, मोनार्की में यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी की मोनार्की है, इसमें सिस्टम थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, बिल्कुल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम का गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला सिस्टम है। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप का सिस्टम है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा दी है।
वही चीज़ यहाँ आगे क्या हो रही है, मैंने इसको डेमोक्रेटिक में ही एकदम डिटेल में समझा दिया, ठीक है। जबकि ये पॉइंट रिपब्लिक में आएगा। रिपब्लिक में क्या है, मोनार्की और रिपब्लिक यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो कैटेगरी में क्लासिफाई होती है। एक मोनार्की है, दूसरा रिपब्लिक है। मोनार्की का मतलब है हेड ऑफ स्टेट किंग या क्वीन होगा, जो आएगा वापस हेरिडिटी अपनी पोजीशंस लेता रहेगा, और जो यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो इलेक्टेड होगा, ओके। और क्या होगा, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होंगे, अलग अलग। यस, एक और पॉइंट है ना, एक पॉइंट और अपन यहाँ पे देखने को मिलती है, ओके। जैसे कि रिपब्लिक के अंदर ना एक और पॉइंट होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, इलेक्टेड होता है फिक्स्ड पीरियड के लिए, ओके। जैसे कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, अपन यहाँ पे सबसे पहले बात करें मोनार्की की, तो मोनार्की के अंदर हेड ऑफ स्टेट यूजुअली किंग या क्वीन होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, अब सक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू हेरिडिटरी पोजीशंस को यहाँ पे क्या करता है, आगे प्रोसीड करता है, यानी कि अपने पूर्वज की जो पोजीशन होगी उसको वो आगे बढ़ाएगा। तो ये सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये सिस्टम हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है ना। लेकिन जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक वाले सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, रिपब्लिक वाला सिस्टम यानी ये कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमेशा इलेक्टेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमेशा इलेक्टेड होगा। अब हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट मैंने आपको जो है वो कमेंट में लिखने को लिए बोला था, ठीक है, थोड़ी देर पहले, वो आप लिख चुके होंगे। तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ओके। अब अगर अपन अमेरिका में देखें, अमेरिका में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों सेम पर्सन है, सेम पर्सन है, मतलब कि एक ही इंसान, वहाँ पे प्रेसिडेंट ही है, तो प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी क्या है, प्रेसिडेंट ही है। वेयर एज इन इंडिया हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये फर्क इंडिया और अमेरिका के अंदर आ जाएगा, ओके। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब अपने पास ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में अपन ने क्या देखा था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स है। लेट्स चेंज द पेन एंड स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस के अंदर क्या आएगा, जस्टिस के अंदर ये आएगा कि प्रीएम्बल के अंदर जस्टिस को वापस डिफरेंशिएट किया गया है 3 पार्ट में, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। बहुत इजी है, बहुत क्लियरली यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो जस्टिस में सोशल जस्टिस का क्या मतलब है, सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। अपनी सोसाइटी में हमें अक्सर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन जस्टिस टर्म जो है, जो ऑब्जेक्टिव है प्रीएम्बल का पहला, उसमें सोशल जस्टिस हमें ये प्रोवाइड करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए हर एक सिटीजन को विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, इन सब के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ओके। जैसे कि अपन ने काफ़ी सारी जगहों पे अलग अलग लोगों की अलग अलग जैसे रजिस्ट्रेशंस वगैरह में, रिजर्वेशंस में, ठीक है, रिजर्वेशंस वगैरह में अपन ने यहाँ पे काफ़ी सारे प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए हैं बैकवर्ड क्लासेस को, ताकि उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और वो इक्वल लेवल पे आ सके, ठीक है। दूसरा है अपना इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस जो है, इसका मतलब इकोनॉमी से अपन जोड़ सकते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि स्टेटस को लेकर के, यहाँ पे था डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, ओके, यहाँ पे है स्टेटस को लेकर के, कि स्टेटस के बेस पे कोई अमीर है कोई गरीब है, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सोशल बेस पे, ठीक है, और ये स्टेटस के बेस पे। तीसरा क्या है, तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब ये कि हर एक सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, ओके।
जो अपने एक्सप्रेशंस हैं या उसकी जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला पॉइंट है वो यहाँ पे मतलब कि उनकी इक्वल वॉइस उनको जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट। करनी चाहिए क्या मतलब ये प्रीएम्बल प्रोवाइड करता है हमें, है ना। मैं थोड़ा गलत वे में इसको बोल रही हूँ, करनी चाहिए नहीं, करता है गवर्नमेंट हमें, है ना। इक्वल वॉइस देता है पॉलिटिकल ऑफिस में, हर कोई यहाँ पे जैसे कोई इलेक्टोरल रोल वगैरह के अंदर हर कोई भी खड़ा हो सकता है। हर एक सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो ये राइट्स अपन यहाँ पे लिख करके इसको समझ सकते हैं। तो ये जस्टिस अपना कंप्लीट होता है। ओके, सो इजी, है ना। अब बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी के अंदर अपन ने ऑफिशियल टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था थॉट। इसको लाइन से अगर आप समझ लोगे, देख लोगे ना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा और याद भी आ जाएगा उस वक्त। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब ये इन टर्म्स को और थोड़ा सा देखने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि लिबर्टी का क्या मतलब है। लिबर्टी से हम यहाँ क्या समझ रहे हैं। लिबर्टी से हम ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, है ना। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है प्रीएम्बल जो है वो हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यस, यहाँ पे जो लेकिन शब्द वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रीएम्बल क्या करता है, हर एक सिटीजन को लिबर्टी देता है सोचने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, बिलीफ, किसी भी रिलीजन के अंदर बिलीफ रखने के लिए, कोई भी किसी के ऊपर भी फेथ करने के लिए, किसी भी आइडल वगैरह या जो भी गॉड है किसी भी गॉड को वर्शिप करने के लिए हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसकी मर्जी में जो आएगा वो किए जाएगा। यहाँ पे आपको लोगों की लिबर्टी का भी, यानी आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे की लिबर्टी का भी पूरा ख्याल रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप उनकी लिबर्टी को ही जो है वो खराब कर रहे हैं। ये तो सबको दिया गया है ना कि राइट, तो आप अपने उस दायरे को ध्यान में रखें। ओके, तो प्रीएम्बल जो है वो इसको देते, लिबर्टी को देता है। फंडामेंटल राइट में भी कुछ चीजें दी हुई है, लेकिन ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। यानी कि अगर इस बेसिस पे कुछ होता भी है तो यहाँ पे ये पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि आपने किसी और की लिबर्टी को तो हार्म नहीं किया है, राइट। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे इक्वालिटी का, है ना। इक्वालिटी यानी क्या, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, यानी हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। अब इसके अंदर अपन ने इक्वालिटी किन किन चीज़ों में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिविक, इन सब में इक्वालिटी मिलेगी। इक्वालिटी हर एक पार्ट में हमें मिलनी चाहिए, मिलती है। इसके बेस पे अपन ने काफ़ी सारे आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के, है ना। 14 to 18 आर्टिकल सारे इक्वालिटी पे बेस्ड है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ जॉब्स, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट। आर्टिकल 17 क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 क्या है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ओके, मेरे साथ साथ वापस रिपीट करेंगे। क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये पांचों चीजें याद होनी चाहिए, वर्ड बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, वर्ड आप इधर से उधर ना करें। रेस, कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। थर्ड क्या है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स, राइट। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ये सब हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। ओके, और क्या है, कोई भी पर्सन एलिजिबल है इलेक्टोरल रोल के लिए, ठीक है, और उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पे कि नहीं आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं इसीलिए आप इलेक्टोरल रोल नहीं कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 325 हमें ये पूरी एलिजिबिलिटी देता है कि हम इलेक्टोरल रोल में पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरा क्या है, यहाँ पे लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में यूनिवर्सल अडल्ट सफराज, मतलब कि वोटिंग सिस्टम जो है, 1 पर्सन 1 वोट वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पे यूज होता है।
ओके, जो आर्टिकल 326 में दिया हुआ है। और क्या दिया जाता है, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 क्या है, आर्टिकल 39 हमें प्रोवाइड करता है कि मैन और विमेन दोनों को अपने काम के प्रति जो सैलरीज मिलती है, जो वेजेस मिलते हैं, या इक्वल वर्क इक्वल पे का सिस्टम जो है वो हमें आर्टिकल 39 प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रही है, इक्वालिटी। गॉट इट। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या चीज़ है, फ्रेटर्निटी जो है मतलब कि भाईचारा, ब्रदरहुड, है ना। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। चलो, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, है ना। अब ब्रदरहुड हमें कहाँ देखने को, कैसे देखने को मिलती है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक ऑब्जेक्टिव है या एक फीचर है वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप से क्या होती है, भाईचारता जो है, जो एक फ्रेटर्निटी का जो पॉइंट है वो यहाँ पे फील जो होती है हमें, वो इसकी सिंगल सिटीजनशिप की वजह से भी होती है कहीं ना कहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में काफ़ी सारे पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि हार्मनी को प्रमोट करो, जो अपने अंदर जो हार्मनी है ना, उनको प्रमोट करो, कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करो, ठीक है। जो अपने एक भारत माता जो है अपनी एक है, तो हम एक पूरा एक पार्ट है, हम उसको एक यूनिटी को जो है वो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, वो चीज़ यहाँ पे हमें फ्रेटर्निटी के अंदर देखने को मिलती है। ओके, अब फ्रेटर्निटी के अंदर अपन ने देखा है कि यहाँ पे जो ऑफिशियल टेक्स्ट है, लेट्स गो टू द ऑफिशियल टेक्स्ट, है ना। ऑफिशियल टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे फ्रेटर्निटी क्या दिया हुआ है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब इन दोनों टर्म को देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। चलो, नेक्स्ट यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, यस, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल में यहाँ पे क्या इंश्योर कर रहा है, यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि हर एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, जो हर एक इंडिविजुअल है, वो क्या है, वो अपने आप में एक फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, और एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, एक बेटरमेंट की तरफ जाता है, ठीक है। यानी क्या मतलब है कि हम हर एक पर्सन के इंडिविजुअल बेटरमेंट की तरफ लेकर के जा रहे हैं, जो कि एक कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। ओके, दूसरी चीज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी कि क्या, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 अगर हम देखें, है ना, आर्टिकल 1 अगर हम देखें तो वो क्या है, आर्टिकल 1 कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, उसमें एक टर्म पर्टिकुलरली दी गई है, ओके, जिसमें ये दिया गया है कि किसी भी नॉर्मल, यानी कि जो अपने स्टेट्स में अपन बंटे हुए हैं, है ना, अलग अलग स्टेट में बंटे हुए हैं, लेकिन किसी भी स्टेट्स में इतनी पावर नहीं दी गई है कि वो यूनियन को हिला सके। तो यूनियन यानी कि भले ही हम अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड है, लेकिन एक ओवरऑल क्या है, अपन है इंडियंस, और ये इंडियंस की जो भावना है, यही ब्रदरहुड की भावना है। क्या है, यही ब्रदरहुड की भावना है। तो यहाँ पे अपनी फ्रेटर्निटी खत्म होती है। ओके, अब अपन देखेंगे प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं है, या उस पर बेस्ड जो कंट्रोवर्सी है, जो केस है, उनकी बात करते हैं। ओके, तो प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको देखते हैं कि आखिर पार्ट बना है, नहीं है, क्या है सिनेरियो। पहले अपन बात करेंगे बेरूबरी यूनियन केस की। बेरूबरी यूनियन केस, ओके, बेरूबरी यूनियन केस कब का है, 1960 का है। कि कब का है, 1960 का। इसमें क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को, ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्रीएम्बल का जनरल पार्ट है, यानी कि जनरल पर्पस के लिए बनाया गया है, और ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी यूनियन केस में ये बोला था कि ये जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर क्या हुई, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, प्रीएम्बल को वापस से देखा गया, उसके ऑब्जेक्टिव को देखा गया, उसके कीवर्ड्स को देखा गया, और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में केशवानंद भारती केस हुआ।
केशवानंद भारती केस, बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है। केशवानंद भारती केस कब आया? 1973 में। और उस केस में यहाँ पे केशवानंद भारती केस में क्या हुआ? प्रियम्बल को एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला केशवानंद भारती केस में कि यहाँ पे जो मैंने बेरूबरी यूनियन केस में ये बोला था कि पार्ट नहीं है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे रिजेक्ट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रिजेक्ट किया अपना पहले का ओपिनियन, किस प्रियम्बल क्या है, पार्ट नहीं है। ओके, फिर क्या हुआ? फिर LIC ऑफ इंडिया केस आया, है ना, LIC ऑफ इंडिया केस आया। ओके, क्या आया? LIC ऑफ इंडिया केस आया कब? 1995 में। ओके, और फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है वो क्या है? इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कुल मिला के अपन 3 केस की बात करते हैं। बेरूबरी यूनियन केस, जिसमें प्रियम्बल को पार्ट नहीं बनाया, मतलब मना कर दिया कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया। ओके, और फिर LIC वाला जो केस है, LIC केस जो 1995 के अंदर आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्सेप्टेंस दी कि प्रियम्बल क्या है? इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, लेकिन प्रियम्बल के अंदर, उसके अंदर ये बात भी बोली गई साथ ही साथ कि प्रियम्बल ना तो पावर देता है लेजिस्लेचर्स को, ना ही पावर लेता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ना प्रियम्बल जस्टिसिएबल है, ना ही प्रियम्बल एनफोर्सिएबल है। व्हाट डज इवन मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रियम्बल जो है वो किसी की भी पावर छीनता या देता नहीं है, उसको पावरफुल नहीं बनाता है, लेकिन वो एक उसका प्रीफेस, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस प्रोवाइड करता है कि देखो ये चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है और आपको इनको याद रखना है किसी भी डिसीजन को लेते हुए। दूसरी चीज़, नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि आप प्रियम्बल में जो लिखे हुए पॉइंट्स है, जो टर्म्स हैं, उनके बेस पे आप क्या नहीं कर सकते हो? आप कोर्ट में जाकर के केस दर्ज नहीं करवा सकते हो। नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन एनफोर्सिएबल है। नॉन एनफोर्सिएबल का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप ज़बरदस्ती जा करके किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि ये इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो ये क्या हो गई? ये बात हो गई हमारी प्रियम्बल पार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो फाइनली बात अपनी आकर के टिकती कहाँ है कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बिल्कुल है ना, ग्रीन है ना। अब क्या है? अब आगे बात करते हैं लास्ट पॉइंट ये है कि प्रियम्बल अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। अमेंडमेंट आप अगर बेसिक जानते हैं तो अमेंडमेंट का मतलब आप ज़रूर से जानते होंगे कि अमेंडमेंट का मतलब ये है कि उस एक्ट या पर्टिकुलर लॉ के अंदर चेंजेस लेकर के आना। तो क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? तो इस पे भी काफ़ी सारी बातें हुई। पहले बोला गया कि अमेंड नहीं हो सकता है क्योंकि ये इसमें बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर बाद में बोला गया कि नहीं, प्रियम्बल तो अमेंड हो सकता है ना, प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी क्या दिया गया? लेकिन दिया गया। प्रियम्बल अमेंड होगा लेकिन इसके बेसिक एलिमेंट को नहीं छेड़ा जाएगा, बेसिक एलिमेंट को नहीं छेड़ा जाएगा। और वो बेसिक एलिमेंट्स जो हैं क्या है? वही अपने कीवर्ड्स जो अपन ने पढ़े। ओके, क्या क्या कीवर्ड्स पढ़े? सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और ऑब्जेक्टिव्स जो अपन ने पढ़े क्या थे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उनको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। और क्या है यहाँ पे? फाइनल पॉइंट यहाँ पे ये डिस्क्राइब हुआ कि प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है, लेकिन अभी तक में कब अमेंड हुआ था? तो ये लास्ट मतलब एक बार, अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको अमेंड किया गया। और क्या किया गया? 3 न्यू टर्म्स आप जानते हैं कौन कौन सी है? सोशलिस्ट, जी बिल्कुल सही जवाब, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी।
ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी अपन ने कहा देखा, जो इंटीग्रिटी अपन ने फ्रेटर्निटी के अंदर देखा है ना, यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी जो अपन ने देखी, वो टर्म, इंटीग्रिटी वाला टर्म, सेक्युलर वाला टर्म और सोशलिस्ट वाला टर्म, ये तीनों ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जोड़ा गया। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आकर के अपना प्रीएम्बल खत्म होता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।